नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री के जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अरब और तुर्कों के आक्रमण को सीखेंगे। यहाँ पे जानेंगे किस प्रकार से विदेशियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, भारत के अलग अलग हिस्सों में कई सारे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हो जाता है। कुछ उत्तर भारत में और कुछ दक्षिण भारत में। अगर हम बात करें कुछ उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों की, तो उसमें नाम आता है पुष्यभूति वंश का, जो कि थानेश्वर वाला रीजन में शासन कर रहे होते हैं। इनमें जो प्रमुख शासक थे उनमें नाम आता है पुष्यभूति का, प्रभाकर वर्धन का, राज्यवर्धन का, हर्षवर्धन का। वहीं कन्नौज वाला अगर रीजन में चले जाएं तो वहाँ पे मौखरी वंशी शासक जो है वो शासन कर रहे होते हैं। इनमें प्रमुख शासक होता है गृहवर्मा। वहीं अगर पूर्वी भारत की ओर चले जाए, यानी कि बंगाल वाला रीजन में चले जाएं, तो वहाँ पे पाल वंशी शासक होते हैं, गौड़ वंशी शासक होते हैं। इनमें जो प्रमुख शासक हैं अगर पाल वंश में देखें तो गोपाल, धर्मपाल, रामपाल। और वहीं अगर गौड़ वंश में अगर देखें तो आपका शशांक आ जाता है। दक्षिण भारत की ओर अगर चले जाएं तो दक्षिण भारत में दक्कन वाला जो रीजन है वहाँ पे राष्ट्रकूट राजा होते हैं। राष्ट्रकूटों में नाम आता है दंती दुर्ग का, कृष्ण का, अमोघ वर्ष का। वहीं वातापी में चालुक्य होता है, वेंगी में भी चालुक्य शासन कर रहे होते हैं, कांची में पल्लव होते हैं। तमिलनाडु वाला अगर रीजन में चले जाएं तो वहाँ पे चोल शासक होते हैं जो शासन कर रहे होते हैं इस समय। इसी बीच अगर देखा जाए केरल वाला रीजन में तो वहाँ पे होते हैं पांड्य। इस प्रकार से भारत जो है कई सारे क्षेत्रीय राजवंशों में बटा होता है। अब चूंकि भारत जो है राजनीतिक रूप से भी बढ़ चुका है और सैन्य गतिविधियां भी इसकी कमजोर हो गई है, इस कारण से भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण होना शुरू हो जाती है। जैसे ही भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण होता है, एक एक करके सारे क्षेत्र जो है वो विदेशियों के हाथों में चला जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले किन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो अरबों ने सबसे पहले भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया था 712 ईस्वी में। जो मुस्लिम आक्रांता भारत के ऊपर आक्रमण किया था 712 में, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमण करता था। इसके बाद तुर्कों ने भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिनमें नाम आता है महमूद गजनवी का, जिन्होंने लगभग 1001 से लेकर के 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया भारत के ऊपर। जिनमें सबसे प्रमुख लूट माना जाता है सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो इन्होंने लूट किया था। इसके बाद फिर मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी के बाद में इसके गुलाम के द्वारा, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की एक नींव रखी जाती है 1206 एडी में। तो चलिए एक एक करके अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम नाफ्था और मजनिक हथियारों के सहयोग से भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था। यह आक्रमण बेसिकली भारत में सिंध वाला एरिया में हुआ था, जो कि वर्तमान के गुजरात वाला एरिया हो गया। और उससे लगा हुआ पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे पड़ता था सिंध। यहाँ के शासक का नाम था दाहिर सेन। यहाँ पे शासक जो है दाहिर सेन वो शासन कर रहा होता है। इसी बीच मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दाहिर सेन की सत्ता को चुनौती मिलती है और दाहिर सेन को हटा करके मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है। इस प्रकार से सिंध वाला जो रीजन है वो अरबों के हाथों में आ जाती है। अब प्रश्न आता है सर कि जब अरबों ने सिंध के ऊपर आक्रमण करके उस एरिया को जीता, तो अरबों ने भारत को क्या दिया? तो भारत में खजूर की खेती की उन्होंने, दिरहम सिक्का चलाया, ऊंट पालन की व्यवस्था जो वर्तमान में आप देखते हो गुजरात वाले रीजन में, राजस्थान वाले रीजन में, उसकी शुरुआत जो है अरबों ने ही किया था। साथ ही जजिया कर लगाने वाला पहला अरब मुस्लिम जो है वो मोहम्मद बिन कासिम था। इस बात को ध्यान में रखना। अब ये जजिया कर क्या होता है? तो ये गैर मुस्लिम कर होती है, ये केवल मुसलमानों को छोड़ते तो सभी व्यक्तियों पर यह कर लगता था। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ से पूछा गया था यूजीसी नेट के पेपर में जून 2022 के शिफ्ट 1 में कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखा गया है, दूसरा कारण आर के रूप में। अभिकथन में कहा गया था कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप दाहिर की पराजय हुई। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तर्क में कहा गया कि अल बावर्जी सिंध के खतरनाक समुद्री लुटेरे थे, जो खलीफा की ओर जाने वाले जलपोतों को लूट लेते थे और बावर्जियों को दंडित करने में दाहिर असमर्थ था। बिल्कुल सही है। और यही रीजन था कि मोहम्मद बिन कासिम ने ताहिर सेन के ऊपर आक्रमण किया था। तो तर्क जो है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसलिए इन विकल्पों में अगर देखा जाए तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। अब ये सारी जानकारियाँ हमें मिलती कहाँ से है? ये सारी जानकारियाँ मिलती है एक पुस्तक जो कि अली अहमद के द्वारा लिखा गया था, जिसका पुस्तक का नाम है चचनामा। ये चचनामा से ही सारी जानकारियाँ हमें मिलती है कि सिंध के ऊपर किस शासकों के द्वारा रूल की जा रही थी, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे किस प्रकार से आक्रमण किया था, किस हथियार के माध्यम से आक्रमण किया था, रीजन क्या था, उसका परिणाम क्या निकल का है, सारा जानकारी हमें मिलती है चचनामा से। अब चचनामा से भी यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया कि चचनामा सिंध का इतिहास है
और मूल रूप में ये किस भाषा में लिखा गया है? 4 विकल्प दिए गए थे, सही विकल्प होना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही भी है, अरबी भाषा में। ठीक है। अब अरबों के बाद भारत के ऊपर जो है तुर्कों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिनमें सबसे पहला नाम आता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी एक्चुअल में अगर देखा है तो अफगानिस्तान से आया हुआ था। अफगानिस्तान में एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है गजनी, उसी गजनी साम्राज्य से जुड़ा हुआ था महमूद गजनवी। और ये गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था अल्पतगिन, और अल्पतगिन का एक दास था जिसका नाम था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन का ही बेटा था महमूद गजनवी, जिन्होंने भारत के ऊपर 1001 से लेकर के 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। एक एक करके डिटेल्स में चर्चा करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत के ऊपर महमूद गजनवी को आक्रमण करने के पीछे के कारण क्या था, किस कारण की वजह से इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो देखो, अलग अलग पुस्तकों अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे कई सारे कारण हैं। उनमें से जो प्रमुख कारण है जिसे हमने यहाँ पे पिक करके रखा हुआ आप सभी के लिए, वो है अपने राज्य की सुरक्षा हेतु शाही वंश पर आक्रमण। क्योंकि ये चाहता था कि गजनी साम्राज्य जो है वो आपका सुरक्षित रहे, इसके लिए उसके आसपास के जितने भी बॉर्डर में शासक हुआ करते थे वो उसको डरा करके रखना चाहता था। तो पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि भारत से धन लूट करके मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, या फिर कहा जाए तो राज्य विस्तार एवं शत्रुओं को पराजित करने के लिए धन का आपूर्ति करना भी इसका एक उद्देश्य था। तीसरा कारण यह है कि अपने विरुद्ध भारतीय राजाओं को संगठित या फिर कहे तो दलबंदी करने का अवसर नहीं देना चाहता था। और इन सब के अतिरिक्त जो कि गौण उद्देश्य है आपका, वो है इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है, ये है कि महमूद गजनवी विजित प्रदेशों, जिन भी प्रदेशों के उन्होंने जीता उन प्रदेशों पर कभी भी अस्थायी रूप से नहीं रहा। वे बार बार यहाँ पे जीतता था, यहाँ के धन संपत्ति को लूट करके फिर गजनी वापस लौट जाता था। गजनवी ना तो विजित प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया और ना ही विजित प्रदेशों में कुछ अस्थायी बंदोबस्त किया था। ये बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखना। अब प्रश्न आता है सर कि महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया तो इसका परिणाम क्या निकल करके आए? तो परिणाम में अगर देखा जाए तो प्रमुख परिणामों में पहला आता है आपका उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थितियां थी, जो कि अलग अलग क्षेत्रीय राजवंशों में बटा हुआ था आपका भारत, वो भारत जो बिखरा हुआ भारत है वो आमूल चूल उसमें परिवर्तन आता है। एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं और वो चाहते हैं किस प्रकार से यहाँ से विदेशियों को भगाया जाए। दूसरा यहाँ पे परिणाम में देखा गया है कि मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से मध्य एवं पश्चिम एशिया के साथ भारतीय व्यापार में वृद्धि हो जाती है। मुस्लिम व्यापार के साथ इस्लाम प्रचारकों ने भारत में आना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त जो लाहौर था, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर जो है वो अरबी भाषा के लिए और फारसी भाषा के लिए एक साहित्यिक केंद्र बन चुका था। इन सब के अतिरिक्त मुस्लिम राज्य की स्थापना का जो पहला द्वार है वो इन्होंने खोल करके रख दिया था। तो ये तो परिणाम है यहाँ पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि महमूद गजनवी से जुड़ा हुआ है और यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि वहिंद की पहली लड़ाई। ये वहिंद की पहली लड़ाई जो हुई थी वो जयपाल के विरुद्ध में हुआ था महमूद गजनवी के साथ, जहाँ पे महमूद गजनवी विजयी रहा। दूसरा लड़ाई हुआ था वहिंद का आनंद पाल के साथ। ये आनंद पाल कौन है? तो जयपाल का उत्तराधिकारी है। ठीक है। महमूद गजनवी 1015 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पे उसे कोई सफलता नहीं मिल पाया। ये एक अनिर्णायक युद्ध था इसका। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां पर शिव मंदिर को नष्ट कर दिया और अपार धन संपदा को लूट करके गजनी साम्राज्य लेके चला गया उसको। ये आक्रमण जो हुआ था बेसिकली गुजरात में उस समय शासन कर रहा होता है चालुक्य शासक, जिसका नाम होता है आपका भीमदेव, जिसे भीम प्रथम भी कहा जाता है। इसी के कार्यकाल में वहां पे आक्रमण हुआ और यहाँ से लूट करके सारा धन संपत्ति को वो लेके चला गया था। गजनवी भारत के कई सारे मंदिरों को तोड़ा था, जिसके कारण से उसे अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे कि बेथलेहम, बुद्ध सिकन, मूर्ति भंजक आदि नामों से। इसे कई सारी उपाधियां भी मिला हुआ है, जैसे कि पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला एक पहला मुस्लिम शासक था ये। ठीक है। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला एक पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों ने प्रारंभ किया हुआ था और उससे यह उपाधि जो है बगदाद के खलीफा से मिला था। और अतिरिक्त में इसे कौन कौन सी उपाधि मिली है? तो यामिनुद्दौला, यामुनुमिल्ला, गाजी, ये 4 उपाधियां इसको मिला हुआ था। इसके समय में दरबारी इतिहासकार कौन कौन से थे? तो जब ये भारत को आक्रमण किया था तो कई सारे इतिहासकारों को भारत लेकर के आया था, जैसे कि फिरदौसी। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। अगर हम बात करें फिरदौसी की रचना की, तो इसकी रचना है शाहनामा। फिरदौसी जब कश्मीर के ऊपर घूमने के लिए गया हुआ था तो कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। दूसरा है उत्बी। उत्बी की पुस्तक का नाम है तारीख यामिनी। बैहाकी, बैहाकी की पुस्तक का नाम है तारीख सुबुक्तगिन। और बैहाकी को पूर्वी पेप्स भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है अलबरूनी। अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। इस पुस्तक में कुल 80 चैप्टर हैं और इसे अरबी भाषा में लिखा गया है। अगर हम बात करें अलबरूनी की पुस्तक की विषय वस्तु की,
तो इसमें भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में सारा जानकारियाँ मिलता है, छोटे से लेकर के बड़े तक, यानी कि ग्राउंड लेवल से लेकर के अपर लेवल तक। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी हमें राजनीति के बारे में या फिर वारफेयर के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। अब यूजीसी नेट के पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था जून 2020 में, अल बरूनी और भारत के बारे में दिए गए उसके विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अल बरूनी एंड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया? 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। स्टेटमेंट नंबर 1 में कहा गया था उसे देश से निकाल दिया गया था और 10 साल भारत में रहने के लिए आदेश दी गई थी, बिल्कुल ही स्टेटमेंट सही है। उसके अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोग चारों जातियों के गांवों और शहरों के बाहर ही रह सकते थे, ये भी सही है। ग्रहण की सच्ची प्रकृति के बारे में उसने ब्रह्मगुप्त के दृष्टिकोण का समर्थन किया, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसकी जानकारी हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है। अगला बात करें तो उसके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उनके देश जैसा कोई और देश और उसके धर्म जैसा कोई और धर्म नहीं है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 जो है बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी के विषय में। पर यहाँ पे देखो दोस्तों, सब आप सबके लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के विषय में, जो कि महमूद गजनवी के बाद भारत के ऊपर आक्रमण यही करता है। तो महमूद गजनवी का जो साम्राज्य होता है उसी साम्राज्य से निकल करके आता है आपका मोहम्मद गौरी। क्योंकि महमूद गजनवी का जो साम्राज्य था धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है, वहाँ के जो शासक होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और इस वजह से गजनी साम्राज्य का पतन हो जाता है। और उसी पतन हुए साम्राज्य में एक नए कबीले की जन्म होती है 12वीं शताब्दी में, जिसका नाम है गौरी कबीला। इसी गौरी कबीले में एक वंश का नाम है संसमनी वंश, जिस वंश से जुड़ा हुआ था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो है मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और यह आक्रमण हुआ था गोमल दर्रे को पार करके। गोमल दर्रे को पार करके इसकी सेनाएं भारत के ऊपर पहुंची और भारत में मुल्तान वाले रीजन में आक्रमण इन्होंने किया हुआ था। आगे चल के इन्होंने जो है गुजरात के कच्छ वाला एरिया को भी जीत लिया। फिर दोबारा जो है उन्होंने 1178 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया और उस समय गुजरात के ऊपर मूलराज द्वितीय या फिर कहे तो भीम द्वितीय शासन कर रहा था। ये मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय कौन सा शासक था? तो ये सोलंकी वंशी शासक था। इन्होंने आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी और उसकी सेनाओं को पूरी तरीके से पराजित किया और इस प्रकार से यह भारत में कहा जाए तो गौरी का पहला हार था। अगले ही वर्ष 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है अपनी सेनाओं को पुनः एकजुट करता है और दोबारा पेशावर वाला रीजन में आक्रमण करता है और पेशावर को जीत लेता है। फिर से 1185 ईस्वी में आक्रमण करता है और सियालकोट को जीत लिया। 1186 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब को जीत करके गजनी राजवंश का जो साम्राज्य विस्तार किया हुआ था महमूद गजनवी ने, उसको ये जो है सफाया कर दिया और सारे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, भटिंडा वाला एरिया में होता है ये तराइन में। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, उसकी सेना और मोहम्मद गौरी की सेना के बीच ये युद्ध होता है। इस बीच क्या होता है कि मोहम्मद गौरी की जो सेना है वो बुरी तरीके से पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पे विजय हो जाता है। अगले ही वर्ष तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जहाँ पे मोहम्मद गौरी का विजय होता है और पृथ्वीराज तृतीय या फिर कहते हैं पृथ्वीराज चौहान और उसकी सेनाओं का बुरी तरीके से पराजय होता है। और इस बीच पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया गया और फिर उसे बाद में मृत्युदंड दे दी गई थी। आगे चल के 1193 ईस्वी में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मेरठ को और दिल्ली को जीता गया और दिल्ली को भारत में गौरी राजवंश का राजधानी बनाया गया। फिर आगे चल के क्या होती है 1194 ईस्वी में कि चंदावर का युद्ध हो जाता है, जहाँ पे गौरी के जो सेनाएं थी वो कन्नौज के शासक जयचंद को और उसकी सेनाओं को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। और यहाँ पे गौरी का जब विजय हुआ तो गौरी ने एक सिक्के जारी किया था, जहाँ पे एक पहलू में देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी तो दूसरी पहलू में मोहम्मद गौरी का नाम अंकित किया गया था मोहम्मद बिन शाम के रूप में। जैसे ही मोहम्मद गौरी जो है सारे एरिया को जीतता है एक एक करके, तो भारत में जितने भी एरिया होते हैं उनको अपने सेनाओं में बांट देता है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर दे दिया गया, ये वाला रीजन जो है आपका, और लाहौर वाला रीजन वो ऐबक को दे दिया गया। यलदौज को दे दिया गया गजनी वाला रीजन को, कुबाचा को दे दिया गया कच्छ और सिंध वाला रीजन को, बख्तियार खिलजी को दिया गया था बंगाल और बिहार वाला रीजन को, क्योंकि इस रीजन को जीतने में इसी का ही हाथ रहा था। जो कि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सारे एरिया में बहुत गतिविधियां किया और सारे गलत तरीके से इस सारे एरिया को कब्जा किया हुआ था, जिनमें सबसे गंदा काम इन्होंने किया वो है नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाना।
1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस एरिया को जीतने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को ही जला दिया था। इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी भारत से वापस जा रहा होता है। उसी बीच 1206 ईस्वी में खोखरे से उसका जो है मुकाबला हो गया और खोखरों ने मोहम्मद गौरी का हत्या कर दिया। अब जैसे ही मोहम्मद गौरी की हत्या की गई 1206 ईस्वी में खोखरों के द्वारा, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जितने भी जीते गए भारत में एरिया थे उसको बचाए रखने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक का अनौपचारिक राज्याभिषेक लाहौर में करवा दिया जाता है 1206 ईस्वी में। और यहीं से एक नए राजवंश की उदय होती है जिसका नाम होता है दिल्ली सल्तनत। इस प्रकार से अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नांकित में से किसने किया था? Who among the following established an autonomous state combining Bihar and Bengal in the early 13th century? 4 विकल्प दिए गए थे। सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि सर, जब तुर्कों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो राजपूतों ने उसका डट कर तो मुकाबला किया था, लेकिन उन्हें हार क्यों गया? तो इसके अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से विवेचना की है, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कारणों को अगर हम जिक्र करें तो पहला माना जाता है कि तुर्की आक्रमण के समय भारत अनेक राज्यों में विभाजित हो चुका था, अतः राजनीतिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी कमजोर हो चुका था भारत, और केंद्रीय शक्ति का भी अभाव था भारत में। यही वजह है कि राजपूत राजा हार चुके थे। दूसरा कारण माना जाता है कि वर्ण एवं जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज कई वर्गों में विभाजित हो चुका था, इसके कारण से सामाजिक दुर्बलता हुई। तीसरा कारण माना जाता है कि भारतीय समाज में नियतिवादी तथा भाग्यवादी विश्वास के कारण समाज विदेशी आक्रमण तथा यातनाओं को पूर्व जन्म का कर्मों का फल मानते थे, और इसी कारण से जनसाधारण में एकजुट होने की जो प्रतिबद्धता थी वो नहीं थी। इन सब के अतिरिक्त अगर देखा है तो तुर्की सेना की रणनीति और अच्छे नस्ल के घोड़े और हथियार भी इसके लिए जो है कारण बन जाते हैं हार के। ठीक है, इसके लिए मतलब राजपूतों के लिए, राजपूतों की जुटाई हुई सामंती सेना राजा के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं होता था, और यही वजह है कि राजपूत राजाएं हार गए तुर्की राजवंशों से। प्रश्न आता है सर कि तुर्की आक्रमण जब हुई भारत में, जब उन्होंने जीता तो भारत को उन्होंने क्या दिया, भारत को उससे क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला बात यह है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई, दिल्ली सल्तनत जैसे राजवंशों का उदय हुआ, भारत में सामंतवाद का ह्रास होने लगा और नई शक्ति का केंद्र बन गया अब राजा, राजा यानी कि सुल्तान। संसार के काफी देश के साथ व्यापार बढ़ गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई। बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाने लगा, और साथ ही साथ स्थापत्य कला में भी विकास हो जाते हैं। ये सारी चीजें इंग्लिश में दी गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर किए। अगले क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे गुलाम वंश के बारे में, और फिर इसका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट हो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए, और कमेंट सेक्शन में एक अच्छी सी फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।